वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो है नेनस्ट समीकरण या नस्ट समीकरण भी हम इसको कहते हैं। स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो साम्य स्थिरांक को हम केसी से डिनोट करते हैं और नेनस्ट समीकरण से हम साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे इसकी बात हम इसमें करते हैं। तो आइए एक बार फिर पुनः हम डैनियल सेल का उदाहरण लेते हैं और डैनियल सेल के द्वारा ही साम्य स्थिरांक की गणना किस प्रकार की जाती है उसकी बात हम करेंगे। तो आपको पता है कि डैनियल सेल में जो सेल अभिक्रिया है वो इस तरीके से होती है। ये कई बार लिख चुके हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। सॉरी, सॉलिड होगा जिंक का, ये एक्वस सॉल्यूशन और फिर Zn2 पॉजिटिव एक्वस और आपका कॉपर सॉलिड। ठीक, तो साम्य स्थिरांक को समझने के लिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डैनियल सेल में हम क्या करते हैं, जो परिपथ है उसको बंद कर देते हैं, परिपथ बंद हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बंद हो जा रहा है उस समय। तो अब इससे इसका क्या प्रभाव होता है इसको देखेंगे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये अब रासायनिक अभिक्रिया चलती रहेगी तो Zn2 पॉजिटिव क्या होंगे आपके, ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। या इसकी सांद्रता ये अधिक होते जाएंगे या सांद्रता इसकी अधिक होती जाएगी, ठीक है। और इसके विपरीत क्या होगा, कॉपर के जो आयन्स हैं ये कम होते चले जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक हो गया। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिस समय ये इक्विलिब्रियम में या साम्य की स्थिति में आ जाते हैं। तो साम्य की स्थिति में जब ये आ जाएंगे तो जो वोल्ट मीटर हम इसमें फिट करते हैं तो वो क्या करता है, जीरो रीडिंग दिखाता है। तो उसका पाठ्यांक वोल्ट मीटर का कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब जो आपका ई सेल था वो भी कितना हो गया, जीरो। हम देख रहे थे कि ई सेल का मतलब हम ई सेल की गणना कब कर रहे थे, जब सांद्रता इकाई नहीं थी। तो जो सेल जो आपका विद्युत रासायनिक सेल थे तो उनके सेल विभव को हम ई सेल के द्वारा दिखाते हैं और ई जीरो सेल से कब दिखाते थे, जब सांद्रता आपकी क्या होती थी, इकाई। तो अब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे नेनस्ट इक्वेशन में। तो नेनस्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस, अब हम पूरा मान रख दे रहे हैं 0.059 वाला, अपॉन एन। डैनियल सेल के लिए कितना होता था, 2 इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन हो रहा है तो एन के बदले यहां पे कितना लिख दूं, 2, और ये हो गया आपका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है नेनस्ट समीकरण में। अब आपका जब वोल्ट मीटर जीरो दिखा रहा है तो वहां पे आप क्या रखेंगे, इस समीकरण में आप ऐड करेंगे ई सेल इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे और जो साम्य स्थिरांक होता है Kc उसकी वैल्यू होती है Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे। तो ये ई सेल यहां पे समझ लें, ई सेल के स्थान पे क्या लिख लिया जाएगा, जीरो। और ये ई जीरो सेल जो है वो आप कहां पे लिया है, या इस वाले ई जीरो सेल बराबर क्या होगा, ये पूरा पार्ट इस साइड आएगा। तो ई जीरो सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। तो उसी को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ई जीरो सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc, ठीक। तो डैनियल सेल के लिए हम इस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक हो गया। इसकी पूरी वैल्यूज भी हम अभी बाद में निकालेंगे। अगर कोई दूसरा सेल, डैनियल सेल ना होके कोई दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल होगा तो उस समय आप क्या करेंगे, यही होगा आपका
E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ और log Kc, ठीक है ना। log Kc का मतलब ऑक्सीडेशन स्पीसीज का कंसंट्रेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन करके आप अन्य चीजों का अन्य सेलों का भी क्या निकाल सकते हैं, साम्य स्थिरांक हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले को भी आप नोट कर लीजिएगा। हम डेनियल सेल का ही जो साम्य स्थिरांक इसके लिए कितना आएगा उसको देख लेते हैं, ठीक। केवल इतना पार्ट मैं इसमें रिमूव कर रहा हूं। तो डेनियल सेल के लिए आपको पता है कि E0 सेल कितना होता था, 1.1 वोल्ट होता था, ठीक है ना। तो उसके आधार पर ही हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। डेनियल सेल के लिए अगर वो निकालना हुआ तो E0 सेल मैंने कितना लिख दिया, 1.1 वोल्ट लिख दिया और 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग Kc, ठीक। log 10 बेस Kc हो गया। अब इसी को आप देखेंगे तो log Kc इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.2, ये इधर चले गए, मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहे हैं, 0.059। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमें डिजिट प्राप्त होती है वो है 37.288, ठीक। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 37.288 मिलेगा। अब यहां पे हम देख लेंगे ये जो Kc है, Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग, ठीक है ना। 1 अपॉन लॉग बेस 10 हुआ तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एंटी लॉग का नाम। 1 अपॉन लॉग जो था उसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, एंटी लॉग, ठीक है ना। एंटी लॉग लिखा है या 1 अपॉन लॉग एक ही बात हुआ। एंटी लॉग 37.288, ठीक है ना। तो जब एंटी लॉग निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जितना ये वाला पार्ट है जो आगे डेसिमल के आगे होता है, दशमलव के आगे का, उसको 10 की घात के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 10 की घात 37 हो गई। और इसके लिए आपने लघुगणक एंटी लॉग टेबल, प्रति लघुगणक सारणी का की सहायता लेनी पड़ेगी। तो 0.288 आपकी वैल्यू एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो लगभग 2 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें परिशिष्ट में पीछे दिया गया है कि लॉग को हम किस तरीके से देखते हैं। और उसमें 2-3 प्रकार की सारणियां हैं, एक लॉग की सारणी होगी और दूसरी काय की होगी आपकी, उसके आगे एंटी लॉग टेबल होगा। तो एंटी लॉग टेबल में आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको इस प्रकार की डिजिट प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप अन्य भी जितने भी सेल्स आपके होते हैं उनके जो आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक, उसकी गणना हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम इसमें से देखेंगे वो है गिब्स एनर्जी। तो अब गिब्स ऊर्जा की बात हम इसमें करते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब ये गिब्स ऊर्जा क्या होती है, ये एक फ्री एनर्जी है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपकी गिब्स ऊर्जा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर जी के द्वारा, ठीक है ना। तो वैद्युत रासायनिक सेल में जो गिब्स एनर्जी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या होती है, इसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो गैल्वेनी सेल है आपका, तो गैल्वेनी सेल मैक्सिमम वर्क कब करता है, जब उसमें वैद्युत धारा क्या होती है, विपरीत दिशा में या उत्क्रमणीय दिशा में प्रवाहित होने लगे। आपको याद आ रहा होगा जब हमने वैद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल आपको पढ़ाया था तो मैंने 3 कंडीशंस उसमें आपको बताई थी कि अगर लेस देन 1.1 वोल्ट होता है तो नॉर्मल सेल की तरह वर्क करता है, 1.1 वोल्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, और मोर देन 1.1 वोल्ट होता है तो तब आपका वैद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी, आपकी विपरीत होने लगेगी। तो इसी फिनोमेनन को ध्यान में रखते हुए गिब्स ऊर्जा को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। तो हो रहा क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें जो फ्री एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा जितनी फ्री होगी वही किसमें, उसी को हम वो किसके आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में होगी, या फिर हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गिब्स एनर्जी के, ठीक है ना।
ये सामान्य बोलचाल में हो गया। अब हम इसको गिब्स एनर्जी को टू द पॉइंट किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसकी बात हम इसमें से करते हैं। तो पहले भी मैंने बता दिया कि गैल्वेनी सेल जो आपका है वो मैक्सिमम वर्क कब करेगा, जबकि उसमें उत्क्रमणीय आपका क्या होगा, उत्क्रमणीय दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अब ये जो आपका कार्य इसमें होता है, कार्य का मतलब विद्युत कार्य हो रहा है, तो वो कार्य किस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आवेश गुणा विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ऑफ सेल के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं विद्युत कार्य को, ठीक है ना। इसको डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं। तो ये जो विद्युत कार्य है वही क्या होता है, गिब्स ऊर्जा में जितनी कमी, ये विद्युत कार्य जो हुआ वो गिब्स ऊर्जा के द्वारा हम दिखाते हैं। और ये कार्य क्योंकि उत्क्रमणीय दिशा में हो रहा है तो माइनस के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं इसको, इजिकल टू इसमें आवेश, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे, तो क्यू इजिकल टू एन एफ के द्वारा इसको दिखा रहे हैं हम, और ये ई के द्वारा इसको हम यहाँ पे एन एफ ई हो गया। तो इसमें कार्य जो ये तंत्र होता है, इसमें जो कार्य होता है वो आपका ऋणात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो तब इसको हम यहाँ पे माइनस फेज में माइनस के द्वारा इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और हमने जनरली आपको बता रखा है कि जो ये है वर्क है विद्युत कार्य, वो किसके बराबर होता है, गिब्स एनर्जी या मुक्त जो आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसके बराबर होता है। तो इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है गिब्स एनर्जी का, वो है डेल्टा आर जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई, ठीक। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। एक बार और भी समझ लेंगे कि इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है, ये जो विद्युत ऊर्जा है वो सेल में जो मुक्त ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो मुक्त ऊर्जा हुई, मुक्त ऊर्जा होगी और उसमें जितनी मुक्त ऊर्जा हो रही होगी उसी के संगत हम इसकी विद्युत ये जो कार्य है उसको डिनोट कर सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रकार का डेरिवेशन, हमें इस प्रकार का ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें एक आध बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं तो हम देख लेंगे कि ये क्वेश्चन आपके किस तरीके से हैं। एक तो हम डेनियल सेल के लिए भी निकाल रहे हैं, तो डेनियल सेल के लिए तो आपका बहुत इजी है, इसी में ये याद रखें फॉर्मूला, और डेनियल सेल की बात हम इसमें से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डेनियल सेल क्योंकि 2-3 बार अभी हमने दे रखा है तो सबसे पहले उसी के लिए ले लेते हैं। तो डेनियल सेल की गिब्स ऊर्जा, सेल के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, गिब्स एनर्जी निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है माइनस एन एफ ई, ठीक हो गया ना। और अगर सांद्रण क्या होगा, इकाई होगा, तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, इकाई होगा तो E0 सेल कहेंगे। अगर इकाई नहीं होगा तो जैसा हमने फॉर्मूला जो इससे पहले बताया था आपका NFE या NFE सेल के रूप में उसको ले सकते हैं। तो ये आपके पास स्थितियां हैं। तो आपको पता है डेनियल सेल में जिंक काय में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में था, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2। और न्यूमेरिकल में आप फैराडे की वैल्यू 96,500 गुलाम पर मोल के हिसाब से रख लेते हैं। वैसे 96,487 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन इजी हो जाए इसके लिए ये करते हैं। और आपका डेनियल सेल के लिए वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया इतना आया आपके पास, और जो टोटल इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 212.212300 जूल, ठीक। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस 2.12300 212.3 किलो जूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, उसकी गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने ट्रांजिट हो रहे हैं उसको आप उस वैद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया को देखेंगे
और उसी के आधार पर आप इसमें से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर लूं, जैसे आपका ये था डैनियल सेल वाला, जिसके लिए ऊपर हमने सेल विभव निकाल रखा है। ठीक, अगर मान लीजिए यहां पे हम क्या करते, ये इक्वेशन इस तरीके की होती है। ठीक, इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, और इस वाले में देख लीजिए यहाँ पे 0 इसका ऑक्सीडेशन है और इसका ये 2 था तो 2 टाइम हो गया 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे, 4 इमिट हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, और ये 4 गेन कर रहा होगा। तो उस स्थिति में आप n के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 4 लिखेंगे, और उसके अनुसार ही आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेनस्ट समीकरण से हम कैसे निकालते हैं, आशा है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अन्य स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।